हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। वेक्टर स्पेसेस के टॉपिक में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं। तो उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। हमारे पास एक सेट दिया गया है S इक्वल है A1 A2 सच दैट A1 A2 बिलोंग टू R, यानी जो कि उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं S के। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली सबसेट है आर स्क्वायर का। ओके, अब इस पर ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर हम एस के कोई से दो एलिमेंट ले लें A1 A2 B1 B2 और कोई भी स्केलर ले लें C, तो उनके दरमियान एडिशन कुछ इस तरह से डिफाइन की गई है कि A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 एंड A2 माइनस B2। यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब आप इन दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं A1 A2 और B1 B2 को, तो आंसर अगेन आर स्क्वायर यानी S में ही होना चाहिए। ठीक है, आंसर है तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ही, लेकिन उसका जो पहला कंपोनेंट है वो ऐसे मिलता है कि आप इन दोनों के पहले कंपोनेंट्स को ऐड कर लें, और उसका दूसरा कंपोनेंट मिलता है दूसरे कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने से A2 माइनस B2 से। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है कि C इंटू A1 A2 इज इक्वल टू C A1 C A2, यानी C इन साइड दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इज S अ वेक्टर स्पेस अंडर दीज ऑपरेशंस, कि क्या इन दो ऑपरेशंस के तहत S एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए हमारे पास जो 10 कंडीशंस हैं, हमने उन तमाम को चेक करना होगा। या फिर आप दूसरा ये कर सकते हैं कि उनको चेक करने की बजाय आप सिर्फ कोई एक ऐसी कंडीशन बता दें जिसके तहत ये वेक्टर स्पेस नहीं बनती। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी वन बाय वन तमाम कंडीशंस को चेक करना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कि उनमें से कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जो सेटिस्फाई नहीं होंगी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना होता है कि जो सेट एस है वो अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। यानी पहली जो 5 कंडीशंस है, मैं यहाँ से आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि वेक्टर स्पेस होने के लिए पहले तो ये उस सेट में उनका सम होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए और कम्यूटेटिव होना चाहिए। इसी तरह ये 6, 7, 8, 9 और 10 ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपनी इस एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें जी, कोलेयर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी वो जो पहली प्रॉपर्टी है ना कि x प्लस वाई। हम ऐसा करते हैं कि एक एलिमेंट x ले लेते हैं जो कि है A1 A2, और एक और एलिमेंट y ले लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं B1 B2 का। ये दोनों मौजूद हैं जी सेट S में। तो इनका जो समेशन सम है वो इस तरह से डिफाइंड है कि x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू A1 A2 एंड प्लस B1 B2 दैट विल बी इक्वल टू, जिस तरह से डिफाइंड है A1 प्लस B1 एंड A2 माइनस B2। तो आप देख सकते हैं कि ये अगेन एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये S में मौजूद है। अच्छा, अब एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि x प्लस वाई प्लस जी शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड प्लस जी। तो हम एक z भी लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू सम C1 C2। ओके, तो पहले हम x प्लस वाई प्लस जी फाइंड करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि x क्या है A1 A2 प्लस y प्लस जी, y है हमारे पास B1 B2, और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं z को जो कि है C1 प्लस C2, सॉरी C1 कॉमा C2। ओके, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये A1 A2 एज इट इज़ रहेगा और प्लस, अब इन दोनों को देखें ऐड करने का जो तरीका है वो ये है कि फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स को ऐड करें B1 प्लस C1 और सेकंड कंपोनेंट्स का सब्ट्रैक्ट करें, इनको B2 माइनस C2 बन जाएगा। ओके, इसके बाद फर्दर अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक ये A1 A2 है और दूसरा B1 प्लस C1 B2 माइनस C2 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा A1 प्लस B1 प्लस C1, और दूसरे कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट को माइनस करना है, तो A2 माइनस B2 माइनस C2। ओके, इसको अगर हम फर्दर और थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो यूँ लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स हैं तो हम इनको बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, B1 प्लस C1 एंड A2 माइनस B2 एंड प्लस C2। ये अंडरस्टूड होता है ना कि रियल नंबर्स में एसोसिएटिव ला पाया जाता है, तो इसलिए ब्रैकेट ना भी लगाएं, यहाँ कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई प्लस जी।
तो हम अब ये राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड पे हम पहले x प्लस वाई फाइंड करेंगे और फिर उसको z के साथ ऐड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, एक्स है हमारे पास a1 कॉमा a2, इसमें हमने ऐड करना है y को जो कि है b1 कॉमा b2, और फिर जो आंसर आएगा उसमें z को ऐड करना है, z है हमारे पास जी c1 कॉमा c2। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने का मतलब ये है कि पहले कंपोनेंट ऐड होंगे a1 प्लस b1 और दूसरे कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट माइनस होगा, a2 माइनस b2 हो जाएगा और प्लस c1 कॉमा c2। तो अब फर्दर हम इन दो कंपोनेंट्स को, दो एलिमेंट्स को ऐड करने वाले हैं। तो पहला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, सो a1 प्लस b1 और प्लस c1, जबकि दूसरे में से दूसरा कंपोनेंट माइनस होगा, a2 माइनस b2 में से c2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा a1 प्लस b1 प्लस c1 एंड a2 माइनस b2 माइनस c2। तो अब आप देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, हमें वहाँ क्या मिला था a2 माइनस b2 प्लस c2 और यहाँ पे मिला है a2 माइनस b2 माइनस c2। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जी इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड प्लस जी। तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये जो सेट S है ये इन दो ऑपरेशंस के तहत एक वेक्टर स्पेस नहीं है। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो यहाँ सेटिस्फाई ना हो, लेकिन हमसे जो कि सिर्फ ये पूछा गया कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं सो S इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। हाँ, क्वेश्चन ये हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके बाद आप वेक्टर स्पेस वाली तमाम कंडीशंस को वन बाय वन चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि उनमें से कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई नहीं हुई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, सेट S के एलिमेंट्स उसी तरह से हैं a1 कॉमा a2, जबकि a1 और a2 सेट R में मौजूद है। हम उसके दो एलिमेंट लें तो उनके दरमियान एडिशन इस तरह से डिफाइंड है कि a1 कॉमा a2 प्लस b1 कॉमा b2 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 एंड कॉमा 0, यानी पहले कंपोनेंट को ऐड कर दें और दूसरा 0 लिख दें, और c के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि पहले कंपोनेंट के साथ c को मल्टीप्लाई करें और दूसरा 0 लिख दें, यानी हमारे पास जो आंसर्स आने वाले हैं उनमें हमेशा जो सेकंड कंपोनेंट है वो 0 रहेगा। तो इसमें भी यही बताना है कि क्या ये अंडर दीज ऑपरेशंस एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है या नहीं। तो आइए हम उसी तरह वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है ना कोलेयर, वो तो यहीं से नज़र भी आ रही है कि इन दोनों को ऐड करने से आंसर अगेन सेट S में ही मौजूद होता है। तो चले मैं लिख भी देता हूँ। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू a1 कॉमा a2 एंड y इज इक्वल टू b1 कॉमा b2 बिलोंग टू S, और c हम एक नंबर ले लेते हैं जो कि रियल नंबर है। अच्छा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू a1 कॉमा a2 प्लस b1 कॉमा b2 दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस b1 एंड 0। ओके, चूंकि ये डिफाइंड रूल है, यही है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये अगेन S में मौजूद है, तो कोलेयर लॉ तो यहाँ सेटिस्फाई होता है। अब चलते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ में उसी तरह से हम एक और z भी ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू c1 कॉमा c2। तो x प्लस वाई प्लस जी पहले फाइंड करते हैं, ये हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x क्या है हमारे पास a1 कॉमा a2 प्लस वाई प्लस जी, वाई इज b1 कॉमा b2 और इसमें हम ऐड करने वाले हैं z को जो कि है c1 कॉमा c2। तो ये बन गया a1 कॉमा a2 प्लस, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा b1 प्लस c1 और दूसरा कंपोनेंट तो 0 मिलना है। अच्छा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से ऐड होगा, सो a1 प्लस b1 प्लस c1 एंड दूसरा कंपोनेंट तो 0 होगा। ओके, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले हम x और y को ऐड करेंगे, x प्लस वाई, और फिर उसमें z को ऐड करेंगे। सो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई यानी a1 कॉमा a2, इसमें ऐड करने वाले हैं b1 कॉमा b2 को, और फिर जो आंसर आने वाला है उसमें ऐड करेंगे z को जो कि है c1 कॉमा c2। तो ये हमें मिल गया जी, इन दोनों को ऐड करने से a1 प्लस b1 कॉमा 0 एंड प्लस c1 कॉमा c2।
तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 और दूसरा कंपोनेंट 0 होगा। अच्छा, अब a1 b1 c1 ये तीनों रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाया जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a1 प्लस b1 प्लस c1 एंड कॉमा 0। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये आंसर बराबर आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर होल्ड करता है। इसके बाद अब हमने बात करनी है आइडेंटिटी के, क्या इसमें आइडेंटिटी भी पाई जाती है या नहीं। तो अब हमें नहीं पता कि इसके लिए आइडेंटिटी कौन सी होगी, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि एक एलिमेंट है O जिसके कंपोनेंट्स हम सपोज कर लेते हैं z1 कॉमा z2 हैं, जो आइडेंटिटी के तौर पर बिहेव करता है, और हम यहाँ से z1 z2 के लिए कंडीशन फाइंड कर लेंगे सच दैट x प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। चलें जी, हम पहले इन दोनों को इक्वल रख के स्टार्ट कर देते हैं। x क्या था हमारे पास a1 कॉमा a2, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं z1 कॉमा z2 को, और हमें आंसर क्या मिलने वाला है a1 कॉमा a2। ओके, क्योंकि आइडेंटिटी होने का यही मतलब है ना कि आंसर अगेन वही आ जाए। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि a1 प्लस z1 एंड कॉमा 0, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट्स को ऐड करने से 0 मिलता है, और राइट साइड पर हमें क्या मिला a1 कॉमा a2। तो यहाँ से आप देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक साइड पे 0 हो और यहाँ पर हमें a2 मिल जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a2 हम नॉन ज़ीरो भी तो ले सकते हैं, अगर हम नॉन ज़ीरो लेंगे तो फिर a1 प्लस z1 और कॉमा 0 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता a1 कॉमा a2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी। देखें जो स्टूडेंट्स, बाद स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम 0 0 क्यों ना ले लें। देखें, अगर आप 0 0 ले भी लें तो a1 कॉमा a2 के साथ जब आप 0 0 को ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा a1 कॉमा 0, जबकि हमें तो चाहिए a1 कॉमा a2। सो दैट्स वाई ये जो 0 0 है ये भी आइडेंटिटी नहीं है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि इस सेट में अंडर दिस ऑपरेशन एडिशन जैसा ये डिफाइंड है, हमारे पास कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं कि सो दिस सेट S इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूं कि हो सकता है इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो सेटिस्फाई नहीं होंगी, लेकिन यहाँ हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। इसके बाद अब हम कुछ प्रोपोजिशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। इस फर्स्ट प्रोपोजिशन में आप देखें तो हमें ये बताया गया है, ये प्रूफ करने के लिए कहा गया कि इफ x, y एंड z आर एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस V such that x plus z is equal to y plus z, then x is equal to y। आप गौर करें तो ये कैंसलेशन लॉ नहीं है, कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखना ही है कि क्या वाकई कैंसलेशन लॉ वेक्टर स्पेसेस में भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या नहीं। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। हम ये लेट करेंगे कि x, y और z जो है ये वेक्टर स्पेस के मेंबर्स हैं, और ये भी सच है कि x प्लस जी इज इक्वल टू वाई प्लस जी। अच्छा, अगर ऐसा हो तो z कहाँ मौजूद है? z तो वेक्टर स्पेस V का मेंबर है, V अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि z का जो एडिटिव इन्वर्स है वो भी उसमें पाया जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पे राइट साइड से z का जो इन्वर्स है नेगेटिव ऑफ z ये ऐड करवा देते हैं। दैट विल बी इक्वल टू वाई प्लस जी एंड प्लस नेगेटिव सी। अच्छा, ऐसा करने से हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स दोनों साइडों पे लगाया है। अब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एंड माइनस जी दैट इज इक्वल टू वाई प्लस जी प्लस एंड माइनस जी। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी यहाँ तो z था, हम गलती से y लिख गए। अच्छा, अब z और नेगेटिव z जो है ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो इसका मतलब ये 0 बन जाएगा। इसी तरह ये y प्लस 0 बन जाएगा। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो किसी भी दूसरे एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करती, तो हमें मिला x इज इक्वल टू वाई। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर वेक्टर स्पेस में x प्लस जी और y प्लस जी बराबर हो तो z को z से कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप गौर करें तो ये वही प्रॉपर्टी है जो कि ग्रुप में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि V अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। सो दैट्स वाई
उसमें एडिटिव कैंसलेशन ला पाया जाता है, तो इसमें भी एडिटिव कैंसलेशन पाया जाता है। इसी तरह यहाँ से अगर हम इसकी करोलरी दो डिस्कस कर लें, तो पहली करोलरी ये है कि यहाँ जो ज़ीरो होता है एडिटिव आइडेंटिटी वो यूनिक होती है। एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक। और सिमिलरली यहाँ से एक और करोलरी भी हमें मिलती है, और सिमिलरली हमें यहाँ से एक और करोलरी भी मिलती है, वो ये है कि यहाँ जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो भी यूनिक होता है। माइनस जी इज यूनिक फॉर जी बिलोंग टू वी, यानी वी के हर एलिमेंट का जो एडिटिव इन्वर्स है वो यूनिक होता है। वैसे तो ये ऊपर वाले रिजल्ट से भी प्रूफ की जा सकती हैं, और अगर दूसरी तरह से आप देखें तो ये ग्रुप वाली कंडीशंस हैं। वी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, तो ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होती है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ये दोनों प्रूफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस हैं कि इन एनी वेक्टर स्पेस वी द फॉलोइंग आर ट्रू। नंबर वन, 0x इज इक्वल टू 0। अब ये जो स्मॉल जीरो है और इसमें एक कैपिटल जीरो आप देख रहे हैं, ये जो स्मॉल जीरो है ये स्केलर जीरो है, और ये जो कैपिटल जीरो है ये वेक्टर जीरो है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एफ भी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है और वी भी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो वेक्टर जीरो स्केलर एफ में भी मौजूद है और एक जीरो वेक्टर जो है वो वी में भी मौजूद है। तो जीरो वेक्टर को हम कैपिटल ओ से और स्केलर जीरो को हम स्मॉल ओ से डिनोट करने वाले हैं। तो पार्ट ए में ये कहा गया है कि जब भी जीरो स्केलर को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक जीरो वेक्टर मिलता है। पार्ट बी में है कि माइनस ए इंटू एक्स, कि ए अगर आप फील्ड का कोई भी मेंबर लें और एक्स वेक्टर स्पेस वी का कोई भी मेंबर ले लें, तो नेगेटिव ऑफ दैट स्केलर इनटू वेक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्केलर एंड नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। और पार्ट सी में हमें ये प्रूव करना है कि जब भी किसी स्केलर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जीरो वेक्टर मिलता है। मल्टीप्लाई करने से मुराद स्केलर प्रोडक्ट है। आइए इसको हम वन बाय वन प्रूफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये प्रूफ करने के लिए आप देखिए कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जीरो वेक्टर प्लस जीरो एक्स। अब ये किसके इक्वल होगा? आप गौर करें कि ये जो जीरो वेक्टर है ये v में एक आइडेंटिटी है और जीरो एक्स v का ही एक एलिमेंट है। तो जब v के किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऐड करवाएंगे तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं जीरो एक्स। इसकी वजह भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसकी एडिटिव आइडेंटिटी है? ऑफ v है। ओके अच्छा, तो अब ये जो जीरो एक्स है इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स। वजह क्या है कि ये जो स्मॉल जीरो है दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। इसका मतलब ये है कि एफ के किसी भी एलिमेंट के साथ इसको ऐड कर दिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने जस्ट इस जीरो को लिखा है जीरो प्लस जीरो। अब यहाँ पर हम फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने वाले हैं। हम इसको लिख सकते हैं जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स। यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो ये है कि a प्लस बी इंटू एक्स जो कि इक्वल होता है ए एक्स प्लस बी एक्स। आप a को ज़ीरो समझे और b को भी ज़ीरो समझ लें। तो यहाँ तक देखिए आपने क्या प्रूफ किया कि वेक्टर ज़ीरो प्लस ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स प्लस ज़ीरो एक्स। तो हम पीछे अभी ये प्रूव कर चुके हैं कि कैंसलेशन लॉ इसमें होल्ड करता है। कैंसलेशन लॉ होल्ड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला जीरो एक्स इस जीरो एक्स के साथ कैंसिल हो सकता है, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स, या फिर इसे इस तरह से लिख लें कि ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो ये हमने पार्ट ए प्रूफ कर लिया है। इसके बाद चलते हैं जी पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिंस ए एक्स प्लस इंटू माइनस ए एक्स, अब ये किसके इक्वल होता है? अभी हमने ऊपर एक लॉ लिखा है कि ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इसे इस तरफ से हम इस तरफ ले आएँ तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस एंड नेगेटिव ए, और इनके साथ प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है एक्स का।
ओके, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ए है और उसका नेगेटिव है, तो जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो 0 बन जाएगा। सो 0x, और 0x पार्ट ए में हम अभी देख चुके हैं कि ये 0 वेक्टर के इक्वल होता है। सो हमें अभी तक हमने ये देखा कि ax प्लस इंटू माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट के साथ ये वाला एलिमेंट ऐड होकर 0 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर a प्लस बी 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि b इज इक्वल टू नेगेटिव a। तो ये हमने इस वजह से लिखा है कि ये आप इसको b समझ लें और इसको a समझ लें, तो b इज इक्वल टू माइनस a। तो अब देखें, एक पार्ट इसका हमने प्रूफ कर लिया है कि माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स। ओके, अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि a इंटू माइनस एक्स भी इनमें से किसी एक के इक्वल है। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे, यानी हम ये प्रूफ करेंगे कि माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू माइनस एक्स। तो इस तरह से ये मुकम्मल तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड के हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। अगर हम इसमें a को 1 पुट कर दें तो हमें ये मिलेगा कि माइनस 1 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू माइनस इंटू 1x, और बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस 1x x के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल हुआ, माइनस एक्स। यानी अब हम इसको आगे चलकर यूज करने जा रहे हैं कि माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो अब हम लिख सकते हैं a इंटू माइनस एक्स जो कि इक्वल है माइनस एक्स की, ये वैल्यू पुट करेंगे a इंटू माइनस 1 इंटू एक्स बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास वेक्टर स्पेस की ही एक प्रॉपर्टी है कि a इंटू बी एक्स दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स। इसका मतलब आप इसको a समझें और इसको b समझ लें, तो a इंटू बी एक्स इक्वल है ए बी, यानी इन दोनों को हम पहले लिख सकते हैं a इंटू माइनस 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा और इसके साथ होगा x। अब ये a और माइनस 1 फील्ड के मेंबर्स हैं, और फील्ड के मेंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ए। तो इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं माइनस ए एंड एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हुआ कि a इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स। अच्छा, अब ये जो दोनों रेड में मैंने लिख रखी हैं, इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि हेंस यहाँ से हमें क्या पता चला है कि माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स, और यहाँ से हमने ये देखा कि माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू माइनस एक्स, तो हम इसको भी इक्वल लिख सकते हैं ए इंटू माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट बी भी प्रूफ हो चुका है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ए इंटू वैक्टर 0 इज इक्वल टू 0 वैक्टर। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट हम कर रहे हैं, और इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ कि a इंटू 0 वैक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 0 वैक्टर। ओके, तो यहाँ से हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि 0 वैक्टर प्लस a0 दैट विल बी इक्वल टू a0। क्योंकि ये जो 0 वैक्टर है ये बतौर आइडेंटिटी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो किसी भी वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड होकर उस पर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, यानी आंसर a0 ही मिलेगा। अच्छा, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू 0 प्लस 0, क्योंकि ये जो कैपिटल 0 है ये वेक्टर स्पेस v का एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करके आंसर यानी उसको चेंज नहीं करेगा। यानी हम ये लिख सकते हैं ना कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब फिर हम इसे लिख सकते हैं a इंटू 0 वैक्टर प्लस a इंटू 0 वैक्टर। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की कि a इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल होता है ए एक्स प्लस ए वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 0 वेक्टर प्लस a0 वेक्टर दैट इज इक्वल टू a0 वेक्टर प्लस a0 वेक्टर। तो अगेन यहाँ कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, तो इस वजह से हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 0 वेक्टर इज इक्वल टू a0 वेक्टर, या फिर यूँ लिख लें कि a0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आगे चलकर हम यूज़ करने वाले हैं।